बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। फिजिक्स की नई सीरीज के एक नए सेशन के साथ आज हम बात करेंगे काइनेमैटिक्स की। तो काइनेमैटिक्स पे बात करने से पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की उस ब्रांच के बारे में जो ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करती है। तो मैकेनिक्स वो ब्रांच है जो ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस करती है। मैकेनिक्स के अंदर वो तमाम चीजें पढ़ते हैं जो ऑब्जेक्ट्स की मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। अब मैकेनिक्स को दो आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है ब्रांचेस में, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो जो काइनेमैटिक्स है उसके अंदर हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट की मोशन को विदाउट रेफरिंग टू द फोर्सेस। अब ऑब्वियसली कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई हो रही है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उस पर अप्लाई होने वाली फोर्सेस के बगैर डिस्कस करें तो उसको हम काइनेमैटिक्स कहते हैं, और अगर फोर्सेस को भी उसके अंदर इन्वॉल्व कर लें दैट इज डायनामिक्स। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ काइनेमैटिक्स पे, यानी कि ऑब्जेक्ट की सिर्फ मोशन को डिस्कस करेंगे विदाउट रेफरिंग टू द फोर्सेस। बट बिफोर मूविंग टू दैट हम पहले बात करेंगे स्केलर्स और वेक्टर्स की। बड़ी इजी सी डेफिनेशन है, एज वी ऑल नो। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का है। अगर किसी क्वांटिटी, कोई ऐसी क्वांटिटी जिसकी डिस्क्रिप्शन के लिए उसकी डायरेक्शन की भी जरूरत हो, हम उसको वेक्टर कहते हैं। और ऐसी वो क्वांटिटीज जिनकी डिस्क्रिप्शन के लिए उनको किसी डायरेक्शन की जरूरत ना हो, उनको हम स्केलर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी को कोई बताना है डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर सिटी ए से सिटी बी की तरफ जो डिस्टेंस है, अगर हमने उसको बताना है 200 किलोमीटर्स फॉर एग्जांपल उसका डिस्टेंस है, तो हम बताएंगे 200 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ और टुवर्ड्स द साउथ। तो इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए उनकी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन की भी जरूरत हो, उनको हम वेक्टर्स कहते हैं। और वो तमाम क्वांटिटीज जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए, कंप्लीटली उसको डिस्क्राइब करने के लिए उनकी डायरेक्शन की जरूरत ना हो, फॉर एग्जांपल टाइम है, मैस है, ये वो सारी चीजें हैं जिनके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो इनको हम स्केलर्स कहते हैं। मूविंग फर्दर, अब हम बात करते हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले उनकी नोटेशन की बात करें तो हम इनको बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम उनको बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे। अगर बोल्ड लेटर्स में नहीं लिखना तो हम उनके ऊपर इस तरह एक वेक्टर का साइन डालेंगे, जैसे ए और इसके ऊपर एक वेक्टर का साइन, एरो का साइन इसके ऊपर डालेंगे। इसकी रिप्रेजेंटेशन को ऐसे किया जाता है। सेकेंडली, चूंकि हम बात कर चुके हुए हैं कि हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, तो जब हम किसी वेक्टर को, किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको एक स्पेसिफिक स्केल सेलेक्ट करते हैं उसकी मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक 10 सेंटीमीटर का कोई वेक्टर है, 10 सेंटीमीटर का 10 किलोमीटर का कोई फासला आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इसके ऊपर, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसके लिए कुछ स्केल चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर कह देते हैं, तो 10 किलोमीटर क्रॉसपोंड टू 10 सेंटीमीटर, तो उसकी जो लेंथ होगी वो हम उसकी 10 मीटर की लेंथ की लाइन लगाएंगे, और फिर जिस डायरेक्शन में हम उसको दिखाना चाह रहे हैं उसकी डायरेक्शन में हम एक इस तरह एरो हेड जो है वो लगाएंगे, जो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और उसका जो एंगल है वो रिप्रेजेंट करेगा उसकी डायरेक्शन को, कि वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इस तरह हम एक वेक्टर को इस के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अब वेक्टर की डायरेक्शंस दिखाने के लिए हम ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं। इसको हम कहते हैं एक्स एंड एक्स प्राइम, और इसको हम कहते हैं y और y प्राइम लाइन, यानी कि ये x एक्सिस है और ये y प्राइम यानी कि y एक्सिस है। तो दो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ को इंडिकेट करती हैं, और यहाँ पर ये जो वेक्टर हेड है वो उस डायरेक्शन की तरफ शो करवाता है जिस डायरेक्शन में भी हम उसको शो करवाना चाह रहे हैं। तो हमें एक स्केल चाहिए जिसमें हम उसकी मैग्नीट्यूड को कन्वर्ट कर सकें, फिर उसकी लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द वेक्टर हेड, और ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो है ये डायरेक्शन को बताती हैं कि हम उस वेक्टर को किस डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे हैं। ये अब हमारे पास एक एग्जांपल है, ड्रॉ अ वेलोसिटी वेक्टर v, अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। वो कह रहे हैं एक वेलोसिटी वेक्टर v है, उसकी वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड है, और 60 का एंगल बना रहा है किस तरफ, ईस्ट नॉर्थ की तरफ, तो उसको आप रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन लगाएंगे जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को इंडिकेट करेंगी। तो हमारे पास ये दो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो हमारे पास ईस्ट, नॉर्थ,
वेस्ट और साउथ को इंडिकेट कर रही हैं। देन जैसे मैंने आपको बताया हम स्केल सिलेक्ट करेंगे। यहां पर अब उस वेलोसिटी के बारे में बताया हुआ है कि वो 300 मीटर पर सेकंड है, तो हम स्केल क्या चूज करते हैं, हम कह देते हैं 100 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो हम 3 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि 3 सेंटीमीटर लाइन हम ड्रॉ करेंगे विद द एंगल ऑफ 60, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है 60 का एंगल किस डायरेक्शन में, ईस्ट और नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो ये हमारा है ईस्ट, ये है हमारा नॉर्थ, और इसके साथ जो एंगल 60 है वो बनाते हुए ये हम 3 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, ये वेक्टर के डायरेक्शन को शो करेंगे। तो इस तरह हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो भी वो डायरेक्शन में दिखाया गया हो। ओके जी, ये एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जी रिजल्टेंट वेक्टर की। रिजल्टेंट वेक्टर जैसे कि नाम से जाहिर है, अगर हम 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को एड अप करते हैं तो उनका जो रिजल्ट आएगा, जो एक सिंगल वेक्टर उनका रिजल्ट आएगा, उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अब उनको ड्रॉ कैसे करते हैं उसके लिए कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास ये 2 वेक्टर्स हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर हमारे पास 3 सेंटीमीटर का मेकिंग एंगल ऑफ 30 विद द एक्स एक्सिस, एंड सेकंड इज द 4 सेंटीमीटर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द एक्स एक्सिस। तो अब हमने इसको एड अप करना है। तो पहले तो हम देखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर है क्या। उसके लिए हम एक रूल इस्तेमाल करते हैं जिसको हेड टू टेल रूल कहा जाता है। जब हम वेक्टर की एडिशन या 2 वेक्टर्स को एड अप करते हैं तो उसको हम हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। अब हेड टू टेल रूल क्या होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, रिमेंबर दिस शेप, इन 2 वेक्टर्स को याद रखिएगा, इन 2 वेक्टर्स को ज़हन में रखिएगा। 3 सेंटीमीटर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 एंड 4 सेंटीमीटर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60। हमने इन दोनों को ऐड करना है। अब आप यहां पर देख सकते हैं ये हमारे पास जी फर्स्ट वेक्टर है, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है जो एंगल 30 डिग्रीज बना रहा है और इसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 3 सेंटीमीटर और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हेड टू टेल रूल ये कहता है कि आप जब 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड अप करेंगे तो आप उनको इस तरह से प्लेस करेंगे कि सेकंड वेक्टर की टेल ज्वाइन होगी फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ। अब ये देखिए, ये फर्स्ट वेक्टर का हेड है और ये है जी हमारे पास सेकंड वेक्टर की टेल। तो फर्स्ट के हेड के साथ हम सेकंड की टेल को ज्वाइन करेंगे और ये देखिए जी ये एंगल हमारे पास बन गया 60 डिग्री और उसके जो मैग्नीट्यूड थी दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो मैं जरा इसको थोड़ा सा क्लीन करके बना लेता हूं। अगेन हमारे पास ये एक वेक्टर है 3 सेंटीमीटर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 और इसको हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमने दूसरा वेक्टर ऐड कर दिया 4 सेंटीमीटर का 60 डिग्री का था। अब हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हमने दोनों वेक्टर्स को प्लेस कर लिया। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर विल स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, कि फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा और एंड होगा लास्ट वेक्टर के हेड पर। फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा और विल एंड अप एट द लास्ट हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो इस तरह से ये जो हमारे पास वेक्टर आएगा ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं और इनके जो एंगल्स हैं हम उनको इस तरह ऐड करके उसका रिजल्टेंट एंगल और रिजल्टेंट जो है वो निकाल सकते हैं। ये हमने पिछली क्लासेस में ऑब्वियसली इसको पढ़ा होगा कि जो इनका रिजल्टेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज tan थीटा, उससे हम फाइंड आउट करते हैं और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह आप 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड अप कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन की। रेस्ट और मोशन क्या होता है जी? रेस्ट कोई भी ऑब्जेक्ट इफ इट इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑब्जर्वर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, उसको हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इस तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बंदे की बात करें जो गाड़ी में बैठा हुआ है, 2 शख्स हैं वो गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी मूव कर रही है, तो एक बंदा जो उनको बाहर से खड़ा होकर देख रहा है उसके लिए वो शख्स जो है वो मोशन में, क्योंकि वो उसके लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। सिमिलरली वही सेम शख्स गाड़ी में बैठे हुए दूसरे शख्स के लिए रेस्ट में होगा, क्योंकि गाड़ी में बैठा हुआ शख्स अपने साथ वाले शख्स के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट
अपने ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो मोशन में होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो वो रेस्ट की हालत में होगा। सो इसको हम रेस्ट और मोशन में डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं मोशन की टाइप्स की। तो मोशन की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। तो ट्रांसलेटरी मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन है जो यूनिफॉर्मली मूव करे सेम डायरेक्शन में, उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। कि कोई ऑब्जेक्ट हम उसको या पार्टिकल को हम इस तरह मूव करवाएं यूनिफॉर्मली कि वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, अपनी पोजीशन को चेंज करें इन द सेम डायरेक्शन, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन की भी आगे 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन के साथ मूव करे उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इर्रेगुलर पाथ में मूव करे तो वो रैंडम मोशन कहलाता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कल पाथ मूव करे उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन में हो तो लीनियर मोशन, इर्रेगुलरली मूव करे तो रैंडम मोशन, और सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करे तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ मोशन दैट इज अ रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन अराउंड अ फिक्स पॉइंट, जिसको हम एक्सिस कहते हैं। जैसे कि एक फैन है, एक फैन जो है वो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड जब वो मूव करता है इसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी फिक्स पॉइंट के मूव करे। इसका वाइब्रेटरी मोशन जो है वो टू एंड फ्रो मोशन है, किसी भी फिक्स पॉइंट या किसी एक प्लेस के आगे और पीछे की मूवमेंट जो है टू एंड फ्रो जो मोशन है उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो मैं अगर इसको रिपीट करूं तो मोशन की 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी, उसके बाद रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। ट्रांसलेटरी के भी आगे फिर 3 टाइप है, लीनियर, सर्कुलर और रैंडम। तो ये 3 टाइप्स ऑफ मोशन। आगे हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क आता है। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, उसके समझने के लिए आप इस एग्जांपल को देखें। यहां पर देखें कि एक कार है वो मूव कर रही है पॉइंट ए से, उसने मूव करके जाना है पॉइंट बी तक। अब उसके 2 तरीके कार है। एक तो ये रोड बना हुआ, वो इस रोड के अलोंग मूव करती है, और एक ये स्ट्रेट पाथ है, मिनिमम डिस्टेंस जो उसके दरमियान, वो उसके साथ मूव करती है। तो ये जो लेंथ ऑफ द पाथ है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। लेंथ ऑफ द पाथ को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। बट 2 पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान हो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is the shortest distance between the initial and the final position of the motion and its direction is from initial position to the final position। जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। जबकि जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द पाथ होती है, और ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान जो पाथ है उसकी लंबाई से इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब जिस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है, सेम इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस, कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम जो है वो स्पीड कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड को मेंशन करते हैं v से, डिस्टेंस को मेंशन करते हैं s से, टाइम को t से। फार्मूला विल बिकम v इज इक्वल टू s ओवर t। ये स्पीड का फार्मूला, और यहां से हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, दैट इज s इज इक्वल टू v t। और इसकी यूनिट्स की बात करें तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको मेजर करते हैं मीटर्स में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, तो इसका जो यूनिट बन जाता है दैट इज मीटर पर सेकंड। ओके, मूव करते हैं आगे फर्दर। तो हमारे पास आ जाता है जी वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी पे जाने से पहले हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की।
स्पीड हमने देखा कि किसी यूनिट टाइम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम स्पीड कहते हैं। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस कवर करता है, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट ए से मूव करके इस पॉइंट बी तक आना चाहता है, तो वो पहले 5 सेकंड में फॉर एग्जांपल 10 मीटर कवर करता है, अगले 5 सेकंड में उसका डिस्टेंस हो जाता है जी 20 मीटर, अगले 5 सेकंड में उसका डिस्टेंस हो जाता है 30 मीटर। अब आप देख सकते हैं कि यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर उनका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो सेम है, इसमें भी 10 मीटर किया, इसमें भी 10 मीटर किया, इसमें भी 10 मीटर किया। तो इस तरह के हालत में जो स्पीड होगी हम उसको जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। सॉरी, इस तरह की सूरत हाल को हम कहते हैं कि इसकी स्पीड क्या है, वो यूनिफॉर्म स्पीड है। और अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, तो जितना यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस कवर किया उसको हम टोटल टाइम से डिवाइड कर दें, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, तो इसको हम एवरेज स्पीड या वी एवरेज कहते हैं। इसी तरह किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर हम एट दैट इंस्टेंट पे जो उसकी स्पीड होगी, जैसे स्पीडोमीटर है, गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा होता है कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम पे इस गाड़ी की स्पीड क्या है, उस लम्हे को, उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। अब इसी फार्मूला से रिलेटेड यहाँ पे एक एग्जांपल है, एन ईगल डाइव्स टू ग्राउंड अलोंग अ 300 मीटर पाथ विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कवर दिस डिस्टेंस। कि एक ईगल जो है वो 300 मीटर से ग्राउंड की तरफ डाइव करता है तो कितनी देर में ग्राउंड पर आएगा, जबकि उसकी स्पीड जो है वो 60 मीटर पर सेकंड है। तो डिस्टेंस हमें गिवन है 300 मीटर, एवरेज स्पीड इज गिवन है 60 मीटर पर सेकंड, टाइम टी हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, फार्मूला इज v इज इक्वल टू s ओवर t। डिस्टेंस जो वो 300 मीटर, एवरेज जो वेलोसिटी है दैट इज 60 मीटर, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 सेकंड आएगा। 5 सेकंड के अंदर जो वो ईगल है वो जमीन पर आ जाएगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, माउंट सेंट हेलेंस erupt in 1980 causing rocks to travel at velocities up to 400 किलोमीटर पर आवर। के 1980 में ये माउंट सेंट हेलेंस जो है ये इरप्ट हुई थी और इसकी जो रॉक्स थी वो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इरप्ट हुई थी। अच्छा, ये था डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस, इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस। अब स्पीड। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो जैसे मैंने वहां पर आपको जोर दिया था डिस्टेंस के ऊपर, तो यहां पर हम बात करते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम कहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी टाइम के अंदर हम डिस्टेंस की बात करें तो हम स्पीड कहेंगे, अगर पर्टिकुलर टाइम के अंदर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम उसको वेलोसिटी कहेंगे। तो इसको भी अगेन हम v से ही नोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम d से नोट करेंगे और टाइम को t से। इसका फॉर्मूला बन जाएगा v d ओवर t। इसका भी यूनिट जो है मीटर पर सेकंड ही होता है। और ये एक वेक्टर, क्योंकि हमने पीछे बात की थी कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट की वजह से एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, जिसका जो यूनिट है मीटर पर सेकंड होता है और इसके जो फर्दर यूनिट्स है वो किलोमीटर पर आवर भी होते हैं अगर हम उनको फर्दर यूनिट्स में कन्वर्ट कर दें। बात करें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, जैसे मैंने आपको आगे डिस्टेंस के अंदर स्पीड के अंदर बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो एक खास डिस्प्लेसमेंट, सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल 5 सेकंड में वो 10 मीटर करता है, अगले 5 में फिर 10 मीटर करता है, अगले 5 में फिर 10 मीटर करता है, तो इस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। इस तरह टोटल टाइम के अंदर कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसको हम उससे हम एवरेज जो वेलोसिटी है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, अगर वेलोसिटी की बात करें तो उससे अगली जो चीज आती है दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज टाइम रेट चेंज ऑफ द वेलोसिटी, कि पर यूनिट टाइम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी तेजी से तब्दील होती है। फॉर एग्जांपल एक शख्स जो है वो गाड़ी को ड्राइव करता है, एक्सेलरेटर को ज्यादा पुश करता है, वो गाड़ी की स्पीड जो वेलोसिटी है उसको 0 से 60 में ले जाता है 5 सेकंड के अंदर, यानी कि 5 सेकंड में एक गाड़ी जो है वो 0 से 60 सेकंड पे चली जाती है। और दूसरी तरफ एक और गाड़ी है वो 20 सेकंड में 0 से 60 पर जाती है, तो हम कहेंगे कि जिसका 5 सेकंड में जो चेंज हुआ है 0 से 60 तक उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है।
एज कंपेयर टू दैट जो 20 सेकंड में 0 से 60 पर गई है। तो हम ये कहेंगे कि किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी तेजी से तब्दील हो रही है, उसको हम उसका एक्सेलरेशन कहते हैं। इसी तरह इसके फार्मूले की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि पर यूनिट टाइम के अंदर जो चेंज इन वेलोसिटी है हम उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। इसी तरह इसके फार्मूले की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी में चेंज को हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। यू कैन सी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे आएगा कि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि 0 से 60 पर जाता है, 60 मीटर फी सेकंड पर जाता है किसी यूनिट इंटरवल टाइम के तहत, तो जो ये पहली वेलोसिटी इसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जिसको vi से लिखा जाता है, और जो फाइनल वेलोसिटी इसको लिखते हैं vf फाइनल वेलोसिटी के साथ। तो अगर हम इसमें चेंज निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस बाय इनिशियल वेलोसिटी। तो जो एक्सेलरेशन आएगा दैट इज a इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर द टाइम, टोटल टाइम t। तो इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। vf माइनस vi को नोट किया जाता है डेल्टा v से। तो फाइनल हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फार्मूला आ जाता है दैट इज a इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर t। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फाइनल फार्मूला आ जाता है। इस फार्मूले को हम बहुत सारे तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं vf इज इक्वल टू vi प्लस vi प्लस at। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहलाती है। ओके जी, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। Photograph of falling apple dropped from some height. The image of the apple are captured by the camera at 16 flashes per second. The widening spaces between the image indicate the acceleration of the speed. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक एप्पल के गिरने की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर उनके दरमियान फासला नहीं है, लेकिन नीचे बढ़ते बढ़ते उनके दरमियान फासला बढ़ना शुरू हो गया। दैट मीन कि नीचे आते आते उसकी स्पीड, उसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा तेजी से चेंज होने लग पड़ी है। इस वजह से इसको हम एक्सेलरेट करना कहते हैं, एक्सेलरेशन होता है। अब जो नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह एक ऑब्जेक्ट 0 से 60 पर जा रहा है तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और अगर हम 60 पे जाते हुए किसी गाड़ी को ब्रेक लगाना शुरू करते हैं तो उसका एक्सेलरेशन ड्रॉप होगा, उसकी वेलोसिटी कम होगी। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी इसमें भी है, ये भी एक्सेलरेशन की टाइप। अब चूंकि इसमें वेलोसिटी कम हो रही है तो इसको हम डीसेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसेलरेशन इसको हम बोलेंगे। ओके, इस तरह इसके अंदर भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन एक इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम वेलोसिटी चेंज हो तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में एक्सेलरेशन जो है वो सेम चेंज ना हो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल पहले 10 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट 0 से 30 पर जाता है और अगले 10 सेकंड में वो 0 से 30 से 90 में चला जाता है। तो अब इसमें देखें कि यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो वेलोसिटी है वो एक जैसी चेंज नहीं हो रही, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और अगर एक जैसी चेंज हो तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। यहां पर ये एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं प्लेन स्टार्ट रनिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ रनवे एज शोन इन द फिगर। It accelerates down the runway and after 20 seconds attain a velocity of 252 km per hour. Determine the average acceleration of the plane. अब देखें इनिशियल पोजीशन के अंदर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, क्योंकि वो रेस्ट की हालत में है, तो उसकी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी। अब वेलोसिटी 0, टाइम 0, अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन जब उसने चलना शुरू किया फाइनल वेलोसिटी इसकी कुछ हुई 20 सेकंड के बाद वो 252 किलोमीटर पर चला गया। तो इनिशियल वेलोसिटी हम उसकी क्या लेंगे? 0। फाइनल वेलोसिटी 252 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो आ जाएगी 70 मीटर पर सेकंड। टाइम उसने लिया है 20 सेकंड। उसका एक्सेलरेशन जो वो हमने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, a इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t। vf की वैल्यू 70 पुट करेंगे, vi की 0, टाइम की 20, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है, यानी कि इस एक्सेलरेशन से उसने खुद की वेलोसिटी को चेंज किया है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम जो इसके ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।